Hello everyone. Today we are here to study our poem 8 from class 9th English Beehive book, and the title of the poem is On Killing a Tree, which is written by G. Patel. Student, as the title shows, on killing a tree, एक ट्री को किल करने पर, ख़त्म करने पर क्या होता है. तो in this poem we see the poet has in a very different way, बहुत ही इमोशनल तरीके से पोइट जो है लोगों से अपील कर रहा है कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. तो हम जैसे इंसानों को भी मतलब ब्लड आता है, पेन होता है, तो वो यही चीज़ें उसने दिखाई है पोइट ने इस पोएम में कि भाई किस तरह से अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो उसमें से ब्लड आता है और हमें ऐसा मतलब क्या हमें ऐसा करना चाहिए. तो वो एक इमोशन क्रिएट कर रहा है रीडर में. वो मतलब पोइट चाहते हैं कि जब रीडर इसे रीड करे तो वो इमोशंस में आए और जो है उन्हें समझ आए कि हमें पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए. तो ये बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से, जैसे किसी को हम बहुत ही कमेंट करके कोई काम करने के लिए मना करते हैं, तो उस सेंस में जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पोइट इस पोएम में दिखा रहे हैं कि हमें ट्री को कैसे कट करना चाहिए. वो कह रहे हैं एक बार तुम काट रहे हो तो उससे ट्री ख़त्म नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ उसे कैसे ख़त्म करना है. तो इस तरह से इस पोएम में जो पोएट ने दिखाया है, ट्रीज़ को कट करने का जो तरीका बताया, ट्री को ख़त्म करने का जो तरीका बताया है, एक्चुअल में वो सोसाइटी पर वो लोगों को कमेंट कर रहा है कि क्या ये आप लोग जो ऐसा ट्रीज़ कट कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये सही है? क्या ऐसे ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं? जब नहीं हो रहे तो आप क्यों ख़त्म कर रहे हो? मत मारो उनको, मत ख़त्म करो उन ट्रीज़ को. अगर ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा जो इतना मतलब हमारी सोसाइटी पे, हमारी दुनिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के लिए जो है पोइट यहाँ पर सोसाइटी से, लोगों से अपील कर रहा है बहुत ही इमोशनल तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से. लेट्स बिगिन द पोएम. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. कह रहे हैं एक ट्री को किल करने में, ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है. अ सिंपल जैब, जैब मतलब होता है एक अ सडन रफ ब्लो. तो ब्लो मतलब जैसे एक बार आपने चाकू से किसी पे वार कर दिया, कहते हैं रफली किसी चाकू से एक बड़े उससे आप उसको ऊपर कट कर रहे हैं, उसमें मार रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे ट्री कट नहीं होगा. ट्री का जो है उस चीज़ से एक बार कोई उससे काट दोगे आप तो वो ख़त्म नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. पोइट कहते हैं ये ग्रो किया है, उगा है स्लोली, धीरे धीरे, अर्थ को कंज्यूम करता हुआ, अर्थ के अंदर से उसने न्यूट्रिशंस लिए, उसे कंज्यूम करता हुआ, राइजिंग आउट ऑफ इट, और अर्थ में, धरती में से ये निकल के बाहर आया है. फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है जो आउटर जो लेयर होती है, कहते हैं ये अपनी आउटर लेयर को फीड कराते, खाना खिलाते हैं, जैसे उसे फीड बोलते हैं. तो इसे जो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, इसने अपनी बाहर की लेयर को एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और इसने जो है बहुत सालों तक सूरज की रोशनी, हवा, पानी, इन सबको एब्जॉर्ब किया है, अपने अंदर लिया है. यही इनका खाना होता है. जैसे कि ह्यूमन के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस खाना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से पेड़ों के लिए कहते हैं सनलाइट, एयर, वाटर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. ये बहुत सालों से ये चीज़ें लेते आ रहे हैं, तो उस वजह से ये धीरे धीरे ग्रो किए हैं. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड क्या होता है? डिसकलर्ड बाग, बाग मतलब स्किन. तो जो जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की जो स्किन होती है उसके ऊपर वाइट वाइट से निशान होते हैं, तो वो डिसकलर मतलब जो उनकी स्किन का कलर होता है उससे अलग सा कुछ कलर स्पॉट्स आ जाते हैं उनकी स्किन पर. तो वो कहते हैं तो ऐसे जो मतलब एक तरह से एक डिज़ीज़ है लेप्रेसी, जो डिज़ीज़ होती है, स्किन डिज़ीज़ है. तो कहते हैं कि जो अब कह रहे हैं कि ये जो है, अब आपने ऐसे ही जो ट्री देखा होगा उसकी बाहर की स्किन देखी होगी, कहीं से आपको ब्राउन, लाइट ब्राउन दिख रही है, कहीं डार्क ब्राउन, कहीं पे वो येलोइश सा. तो कहते हैं कि ये जो है आउट ऑफ इट्स लेब्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, जो इसकी जो स्किन है, बाहर की जो इसकी लेयर है, वो मतलब लेप्रेसी हो रही है, डिसकलर्ड है, कई कई जगह अलग अलग कलर्स में है,
वो छुप के हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और इसमें जो लीव्स निकले छुपे हुए होते हैं वो स्प्राउट करते हैं, निकलते हैं। कई सालों से जो वो सनलाइट, एयर, वाटर लेते हैं तो उसकी जो लेप्रस वाली जो डिसकलर्ड स्किन है, जो कहीं कहीं मतलब अलग अलग कलर्स की जो स्किन है, उसमें से इसके पत्ते निकलते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो वो कहते हैं कि तो इसलिए इसको हमें क्या करना है, हैक करना है। हैक मतलब क्या होता है, मतलब किसी पर बहुत भारी से कोई चीज़ हम मारते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं ना। तो कहते हैं इसको हैक करना और चॉप करना, जैसे चॉपिंग करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटना। तो कहते हैं इसको हैक करने से और चॉप करना होगा। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन सिर्फ यही करने से भी कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा अगर हम इसको एक बारी बहुत तेज़ से इसके ऊपर कोई चीज़ से कट करें या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, इससे इस ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ने पड़ेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। ब्लीडिंग बार्क मतलब जिससे बार्क मतलब होता है स्किन, और ब्लीडिंग मतलब जहाँ से ब्लड निकलता है। तो इस जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो इसमें से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम बोलते हैं सैप। तो यहाँ पर सैप को पोएट ने क्या बोला है, ट्रीज़ का ब्लड। तो कहते हैं इसकी स्किन से जो ब्लड निकल रहा होगा, जो सैप निकल रहा होगा, विल हील, वो हील कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। जब ये हील कर जाएगा क्या होगा, धरती के पास से, क्योंकि हम तो इसे कट कर देंगे, अब बहुत ऊंचा तो रहेगा नहीं। तो क्या कहते हैं, जब ग्राउंड के पास से विल राइज, फिर से उगने लगेंगी। कर्ल्ड मतलब होते हैं कर्ली घुमावदार, ग्रीन कलर की ट्विक्स मतलब छोटी छोटी सी टहनियाँ। तो ग्राउंड, धरती के पास से नीचे से ये फिर से क्या होगा, राइज करेगा और इसकी मुड़ी हुई सी टहनियाँ जो है वो निकलने लगेंगी। मिनिएचर बो, मिनिएचर मतलब बहुत ही टाइनी सी, स्मॉल सी, बो मतलब होता है ब्रांचेस, इसमें से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी। विच इफ अनचेक्ड, और अगर इन ब्रांचेस को हमने ध्यान नहीं दिया, विल एक्सपेंड अगेन, फिर से बड़ी होने लग जाएंगी। टू फॉर्मर मतलब पहले वाला साइज, अपने पहले वाले साइज में आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इसकी टहनियाँ निकलने दी और इसको ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर से बढ़ता जाएगा और जैसे ये पहले बहुत बड़ा सा ट्री था उसी साइज में आ जाएगा। तो देखिए इस स्ट्रेंजा में भी पोइट क्या कह रहे हैं हमको, कि जो पेड़ को हम काटते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसकी से जो ब्लड निकल रहा है, जो सैप निकल रहा है, वो रिकवर कर जाता है और फिर से ये बढ़ने लग जाता है। तो पोइट ने फर्स्ट और सेकंड जो हमारा स्ट्रेंजा है, इसमें पोइट हमें जो तरीका, जो हम जिस तरह से हम पेड़ों को ख़त्म कर रहे हैं, उस तरीके के बारे में कह रहे हैं कि आप जो है, आपका जो ये तरीका है वो गलत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रेंजा में पोइट क्या बता रहे हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कहते नहीं, ये जो तुम्हारा जो तरीका है वो सही नहीं है। क्या करना चाहिए हमें एक ट्री को ख़त्म करने के लिए, हमें इसकी रूट को बाहर खींचना चाहिए, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ क्या होता है, जैसे ट्रीज़ हैं वो क्या है, उनकी जो रूट्स हैं वो अर्थ में बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही मतलब अच्छे से जो है वो अर्थ में दबी हुई हैं। तो इसको मतलब एंकरिंग होता है कोई चीज़ अच्छे से मतलब धरती के अंदर तक मतलब गड़े रहना। तो ये जो धरती में इतने सालों से जो एंकर की हुई है, बहुत ही सिक्योरली इसकी जड़ें जो फैली हुई हैं धरती के अंदर, यहाँ पर पोइट कह रहे हैं हमें उनको बाहर खींचना होगा। इट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। कहते हैं कि हमें इसको रस्सी बांधकर इसको बाहर की तरफ खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, इसको पकड़ के उखाड़ना होगा हमें इससे, मतलब इसकी जड़ों से हमें जो है इसे उखाड़ना होगा अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरी तरह से इसे बाहर खींचना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और कहाँ से खींचना होगा, धरती में जो ये केव की तरह, एक मतलब केव क्या होता है, एक अंदर से मतलब एक गुफा टाइप से होती है, राइट, जो मतलब जिसके हम अंदर अंधेरा सा और बहुत ही मतलब अंदर कुछ वो नहीं होता कोई और चीज़ आपको दिखाई नहीं देती,
तो वो कहते हैं जहाँ ये अंदर इसकी जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर बिल्कुल नीचे फैली हुई हैं, तो वो एक केव की तरह जो इन्होंने गुफा के अंदर जो ये रही हुई हैं, रह रही हैं ये जो जड़ें, कह रही कि इनको हमें अर्थ के उस केव से बाहर की तरफ पूरी तरह से खींचना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पेड़ की जो ताकत है वो अब एक्सपोज हो जाएगी। पेड़ की ताकत कहाँ पर होती है? उसकी जड़ों में, राइट। तो पेड़ों की जो स्ट्रेंथ है अब वो क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएंगी, मतलब खुल के बाहर आ जाएगी, अनहाइड हो जाएंगी। पेड़ की जो ताकत, जो जड़ें हैं, वो तब तक ही स्ट्रांग रहती है जब वो धरती के अंदर रहती है ना। तो लेकिन यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अब जो धरती की मेन जो स्ट्रेंथ है, जो ट्री की जो मेन स्ट्रेंथ है वो अब एक्सपोज हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। मतलब हमने जो ट्री जिस चीज़ से ट्री स्ट्रांग बनता है हमने उसे ही ख़त्म करना है, तो उसे हमने अब बाहर निकाल दिया है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन 4 years इनसाइड द अर्थ। सोर्स है, ये किसका सोर्स है? पेड़ का, जो कि अंदर दबा हुआ था, वाइट कलर का और वेट, गीला सा है। ये ही ट्री का मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट, जो कि कई सालों से धरती के नीचे छुपा हुआ था, वो कह रहे हैं अब वो बाहर निकल आया है और वो क्या हो गया है? अनहाइड कर दिया उसे हमने। उसकी जो उसका मेन सोर्स है जिससे ट्री बढ़ता है, जिन चीज़ों से ट्री को मतलब ताकत मिल रही है, जिन चीज़ों से वो बढ़ रहा है, हमने अब उसे एक्सपोज कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, जो कि वाइट कलर का थोड़ा सा और गीला गीला सा था। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। अब इसके बाद पोएट कहते हैं कि अब क्या करना है हमको? अब ये क्या होगा? स्कॉर्चिंग हो जाएगा, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्च होता है जैसे बहुत ज़्यादा हम धूप में निकलते हैं तो हमारी जो स्किन है स्कॉर्च करने लग जाती है, मतलब सूखने से लग जाती है। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब है ट्री का ड्राई होना, मतलब जब वो अपरूटेड हो गया है, बाहर निकल गया है, तो अब ट्री क्या हो जाएगा? सन और एयर में आ जाएगा। उसकी जड़ें जो हैं उन्हें भी धूप लगने लग जाएगी, हवा लगने लग जाएगी, जबकि जड़ों को धूप और हवा नहीं लगनी चाहिए, वो धरती के अंदर होती हैं, लेकिन अब वो भी धूप में हवा में आ जाएंगी तो वो क्या होने लग जाएंगी? स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, बहुत ज़्यादा सूखने लग जाएंगी, ड्राई होने लग जाएंगी। और जब ये ड्राई होएंगी तो क्या होगा? ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। और जब वो ड्राई होने लग जाएंगी तो उनका कलर भी चेंज होता जाएगा, वो ब्राउन से कलर की होने लग जाएगी, हार्ड होने लग जाएंगी, ट्विस्ट करने लगे, मुड़ जाएंगी। विदरिंग होता है मुरझा जाना, और फिर वो बिल्कुल मुरझा जाएंगी। अब पोएट कहते हैं कि अब समझ लेना कि आपका काम हो गया, मतलब आप जो ट्री को ख़त्म करना चाहते थे अब वो ट्री ख़त्म हो गया। तो इन लास्ट के 2 स्टेंजास में पोएट ने तरीका बताया है कि किस तरह से एक पेड़ को ख़त्म करना है। तो देखिए किस तरह से, मतलब पोएट ने बहुत ही इमोशंस में आके ये पोएम लिखी और बता रहे हैं कि जब हम ट्री को, जैसे हम लोगों को मारते हैं, चाकू से मारते हैं, ब्लड आ जाता है, तो कितने सालों से जैसे लोग हैं खाते पीते हैं, बड़े होते हैं और अचानक से कोई उनको मार देता है। तो पोएट यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उससे रिलेट कर रहा है, और फिर बाद में वो कहते हैं कि इसको मारने का तरीका ऐसा नहीं है, इसे तो जड़ से उखाड़ो। तो मतलब आप देखो कोई चीज़ इतने अंदर तक फैली हुई है, धरती के अंदर तक, आप उसको बाहर निकालिए। तो पोइट जो एक तरह से कमेंट करते हुए कमेंट एक टोन जो है कमेंटिंग टोन में जो है वो सोसाइटी से अपील कर रहा है कि हमें ट्रीज़ को है जो ख़त्म नहीं करना चाहिए। अब इस पोएम में देखिए आपकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो बता देती हूँ। इसमें देखिए आपको सेकेंड लाइन देखिए फर्स्ट स्टैंजा की, नाइफ, थर्ड लाइन ग्रोथ, इसमें कहीं पर भी आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और जहाँ लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता मतलब उस लाइन का मीनिंग जो है अगली लाइन से कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? इंजाममेंट पोइटिक डिवाइस होती है, ENJAMBMENT, इंजाममेंट पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे। और सेकेंड लास्ट लाइन देखिए इस स्टैंजा की, लेप्रस हाइड, एक लेप्रेसी जो डिजीज़ है, ह्यूमन डिजीज़, तो यहाँ पर मतलब बताया है कि ट्री जो है वो भी, उसको भी लेप्रेस है, मतलब उसकी स्किन का कलर भी अलग अलग सा है। तो यहाँ पर मेटाफर पोइटिक डिवाइस है, ट्री को जो है बिल्कुल लेप्रेस डिजीज़ बता दी है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा देखिए, ब्लीडिंग बाग,
बी साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। और इसी के साथ साथ जो ट्री का जो सैप है, जो लिक्विड उसमें से निकलता है, उसे ब्लड बोला है, तो यहाँ पर भी मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज़ की है पोएट ने। थर्ड स्टैंजा में देखिए पुल वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटिशन होगा। और इसी के आगे देखते हैं सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो लाइन है वो द वर्ड से रिपीट हो रही है। व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन रिपीट विद द सेम वर्ड देन देयर वुड बी एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। अगेन आप देखेंगे फोर्थ स्टैंजा में मैटर, चॉकिंग, इसके बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है इंजामिन पोएटिक डिवाइस है। तो इस पोएम में स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम भी नहीं है, तो आपकी जो ये पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी हुई है। जिस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, फ्री वर्स होती है, तो ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू।